अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लग रहा है आज सारे स्टूडेंट जो है वो थक गए हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नॉर्मल फ्लोरा। कल पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन कल का जो था वो सर की जगह पे मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके बाद जो है अब मैंने अपना लेक्चर जो है वो मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा। तो आज हम इंशाल्लाह प्रॉपरली नॉर्मल फ्लोरा पढ़ेंगे, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। हम कल हमने पढ़ा था। अच्छा, अब इस पिक्चर को देखें, ठीक है। तो अब हम सोच क्या रहे हैं, ठीक है। ये जो जो ये पिक्चर देखें। डिड यू नो देयर आर मोर माइक्रोस्कोपिक बग्स लिविंग ऑन योर बॉडी देन देयर आर पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कह रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़े हैं, आपकी बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जितने जितने जमीन पर लोग रहते हैं उससे ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। जी जी, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा बंदा क्या कर रहा है, यक, ठीक है। और दूसरा बंदा, अब इधर दूसरी तरफ देखो तो डिड यू नो दैट द ग्राउंड वी आर स्टैंडिंग ऑन इज मेड ऑफ लिविंग टिश्यू। एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कह रहा है कि जिस जमीन के ऊपर हम खड़े हैं, आपको क्या है, आपको ये पता है कि ये लिविंग टिश्यूज का बना हुआ है। मतलब ये है कि इसके ऊपर इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़े हैं कि ये जमीन का जो तह है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा कल हमने पढ़ा था कि नॉर्मल फ्लोरा क्या है। नॉर्मल फ्लोरा जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। that are regularly found at any anatomical site of human body on within the body of a healthy person, ठीक है। अब ये रेगुलरली किसी भी टिश्यू के अंदर या ऊपर रहते हैं, ठीक है। और ये बंदा क्या है, ये बंदा हेल्दी बंदा है, ठीक है। हेल्दी पर्सन के टिश्यूज के अंदर या ऊपर ये ऑर्गेनिज्म रेगुलरली जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से मेन साइट से जहां पे नॉर्मल फ्लोरा जो है एक हेल्दी पर्सन के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा किन किन साइट्स के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे जो मेजर ऑर्गन है स्किन, स्किन के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा पाई जाती है, ठीक है। आईज के ऊपर, और आईज में स्पेशली कंजक्टाइवा के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा नोज के ऊपर, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। और माउथ, ओरल कैविटी के अंदर, ईयर्स के ऊपर, ईयर्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है उसके अंदर, और जी के अंदर जो है नॉर्मल फ्लोरा पाई जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल फ्लोरा का ओरिजिन क्या है। हेल्दी फीटस, जब एक बच्चा जो है, जब तक बच्चा जो है वो फीटस है, ठीक है, जब तक वो मदर की वोम के अंदर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है, ठीक है। एक बच्चा जब तक माँ के पेट के अंदर है ये बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। अब ये डिलीवरी के दौरान इसका पहला कांटेक्ट जो आता है वो किस चीज के साथ आता है। डिलीवरी के दौरान इसका पहला कांटेक्ट जो है वो विजाइनल ट्रैक्ट के साथ आता है, ठीक है। तो जब इसका कांटेक्ट जो है वो विजाइनल ट्रैक्ट के साथ आता है तो वहां पे जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है इसका पहला कांटेक्ट होता है। और जब ये फुली डिलीवर हो जाता है तो फिर इन्वायरमेंट के साथ जो है इसका, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी माइक्रोब्स है उसके साथ जो इसका कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब कुछ ही घंटों के अंदर जो है ओरल और नेजोफेरेंजियल फ्लोरा जो है वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और एक दिन के अंदर अंदर जो है जीआई ट्रैक या जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो है नॉर्मल फ्लोरा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक सबको समझ आ गई। एक हेल्दी फीटस जो है जब तक बेबी जो है वो मदर के वॉर्म के अंदर है, ठीक है, तब तक जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। डिलीवरी के दौरान विजाइनल ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी माइक्रोब्स हैं उसके साथ उसका कांटेक्ट हो जाता है, और डिलीवरी के बाद जो है इन्वायरमेंटल माइक्रोब्स के साथ ये कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। फिर कुछ ही घंटों के बाद जो है ओरल और नेसोफेरेंजियल फ्लोरा जो है वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है, और एक दिन के अंदर अंदर जो है लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो रेजिडेंट फ्लोरा है वो डेवलप और एस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। चले, अब दो टाइप से नॉर्मल फ्लोरा के कल भी हमने पढ़े थे, ठीक है, कि रेजिडेंट फ्लोरा है और ट्रांजिएंट फ्लोरा है। अब रेजिडेंट फ्लोरा वो फ्लोरा है जो कि फिक्स्ड है, जो कि ऑलवेज प्रेजेंट होती है किसी एक साइड पे, ठीक है, और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो ये दोबारा री एस्टेब्लिश हो सकते हैं, दोबारा खुद ब खुद ये री एस्टेब्लिश होते हैं। दूसरा जो है वो ट्रांजिएंट फ्लोरा है, ठीक है। ट्रांजिएंट फ्लोरा जो है ये वो माइक्रोब्स है जो कि बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब ये इनका जो पीरियड ऑफ टाइम है बॉडी के ऊपर रहने की, ठीक है, ये आवर्स में भी हो सकती है, ये डेज में भी हो सकती है, ठीक है, ये वीक्स और मंथ्स में भी हो सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद या तो ये वहां से मूव ऑन होते हैं, और अगर मूव ऑन नहीं होते तो फिर ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि नॉर्मल फ्लोरा के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लोकल एनवायरनमेंट आता है, ठीक है। एनवायरनमेंट, अब हम ये नहीं कह सकते कि अब फॉर एग्जांपल मैं इधर कॉलेज में बैठा हूँ तो कॉलेज के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है ये मेरे रूम के अंदर भी होगा, ये बाहर बाजार में भी होगा, ठीक है, ये किसी और शहर में भी होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो लोकल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पीएच वहाँ का, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ का, ऑक्सीजन लेवल वहाँ का ह्यूमिडिटी, वाटर लेवल जो है, ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वहां पे रहना, ठीक है। दूसरी बात जो है वो डाइट की आती है, ठीक है। तीसरी बात जो है वो एज की है, ठीक है, सेक्स की आती है। फिर उसके बाद इम्यून कंडीशन, और फिर जो एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं वही, ठीक है। ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा जो है ये नॉर्मल पर्सन के नॉर्मल टिश्यूज के ऊपर जो है ये नॉर्मली रहती है। क्या कुछ ऐसे टिश्यूज है बॉडी के अंदर जो बिल्कुल स्टेराइल है? क्या कोई ऐसा टिश्यू है बॉडी के अंदर जिसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं रहता, बिल्कुल वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो हाँ, बिल्कुल है। उनमें से कुछ इंटरनल टिश्यूज में से सबसे पहले ब्लड, नेक्स्ट है ब्रेन, थर्ड पे जो है, ठीक है, फोर्थ पे जो है वो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, और फिफ्थ पे जो है वो सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये 5 ऐसे इंटरनल टिश्यूज है जो कि बिल्कुल नॉर्मली ये फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो, अगर इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं तो डिजीज कॉज हो सकती है, डिस्टर्बेंस होगी इन टिश्यूज के अंदर, ठीक है। आगे हम बार बार पढ़ रही है नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा। अब फ्लोरा हम पढ़ क्यों रहे हैं? इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। तो अहमियत में दो चीजें आती है, अहमियत में इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा की एडवांटेजेस क्या है। तो नॉर्मल फ्लोरा का जो फर्स्ट एडवांटेज है और सबसे मेजर एडवांटेज है वो ये है कि ये हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। Because of the normal flora occupy the body epithelial surface, they are able to prevent other bacteria from establishing themselves by blocking receptor, competing for essential nutrient and producing antibacterial substances. For example, fatty acid, peroxides and bacteriocins, ठीक है। अब हमें प्रोटेक्शन किस तरह देता है? फॉर एग्जांपल ये मेरा मेरे हैंड के ऊपर इधर जो है माइक्रोब्स जो है या नॉर्मल फ्लोरा जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब इधर का माइक्रोब जो है, एक तो सबसे पहले उसने बाकी जो बाहर से माइक्रोब्स आ रहे उनको जगह नहीं दे रही, उनको अटैचमेंट के लिए जगह नहीं दे रहा, ठीक है। दूसरी बात क्या है,
दूसरी बात ये कि जो न्यूट्रिएंट इसे चाहिए दूसरों को भी चाहिए, तो ये उसके साथ compete कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन की यहाँ पे कंपटीशन हो रही है, ठीक है, तो ये उसको compete कर रहा है, तो उन्हें जगह नहीं दे रहा। और तीसरी बात ये कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ फैटी एसिड्स, मुख्तलिफ पेरोक्साइड्स, मुख्तलिफ बैक्टीरियोसिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इसके लिए नहीं बल्कि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वो खतरनाक साबित होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह ये हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह प्रोवाइड करता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वाइटामिन जो है ना, वाइटामिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। वाइटामिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी उससे खुद प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। तो ये जो विटामिन B12 या विटामिन के ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई और बैक्टीरियोइड्स, ये क्या करती है, ये विटामिन के की प्रोडक्शन करवाती है। कहाँ पे, ये विटामिन के की विटामिन के प्रोड्यूस करती है गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। विटामिन के और ये विटामिन B12 जो है ये हम यूज करते हैं। तो जो विटामिन B12 है या विटामिन के, ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनोस्टिमुलेशन, ठीक है। अब ये बैक्टीरियाज, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो है ये कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, और उसके वजह से जो होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म है वो इनहेंस होता है, ठीक है। फिर कुछ एंटीबॉडीज जो है वो कभी कभार जो है मैं वो क्रॉस रिएक्शन भी करती है, ठीक है, और उसके वजह से जो नॉर्मल टिश्यू कंपोनेंट है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा का थर्ड फंक्शन या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और हमारे एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करती है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा का ये है कि ये माइक्रोबियल एंटागोनिज्म exert microbial antagonism against non-indigenous species by the production of inhibiting fatty acid, peroxide, bacteriocin, etc. ये बात हमने पहले भी की है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट में, कि ये माइक्रोबियल फ्लोरा जो है ये मुख्तलिफ किस्म के इनहिबिटरी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, मुख्तलिफ फैटी एसिड्स रिलीज करते हैं, मुख्तलिफ पेरोक्साइड्स रिलीज करते हैं, बैक्टीरियोसिन्स रिलीज करते हैं, और उनकी वजह से जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे आते हैं उनको एंटागोनाइज करके, उनको पुश करके डिफीट करती है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की बात करते हैं। एडवांटेजेस की हमने बात की कि 4 मेन फंक्शंस हमने डिस्कस किए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि कभी कभार इसकी वजह से डिजीज भी कॉज हो सकती है। दे कैन कॉज डिजीज इन द फॉलोइंग, किन किन बंदों में ये डिजीज कॉज कर सकती है। अगर बंदा जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, अगर बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें चांसेस है कि उसका अपना नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो भी डिजीज कॉज करे। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये अपना एनाटॉमिकल लोकेशन चेंज करती है, ये अपनी जगह से हिल के किसी और पार्ट में किसी और जगह जाती है, किसी और जगह ये ट्रेवल करती है, ठीक है, तो ये डिजीज कॉज करेगी। अगर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का माइक्रोबियल फ्लोरा है तो ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो डिजीज कॉज नहीं करेगी, लेकिन ये अपर से अगर नीचे की तरफ चली गई लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में तो वहां पे डिजीज कॉज हो सकती है। 4 पॉइंट समझा दूं, ठीक है। 4 पॉइंट जो है वो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, आपको निम्न का क्वेश्चन है कि 4 पॉइंट बता दिया गया।
ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो कल हमने डिस्कस भी किया था कि फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या है, कल नहीं अभी जो मैं कल भी डिस्कस किया था, और अभी जो मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने आपको वो बताया। फोर्थ पॉइंट में ये है कि ये नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो है ये मुख्तलिफ एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब है मुखालिफ करने वाला, जो बाकी चीजों को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरियोसिन्स, मुख्तलिफ फैटी एसिड्स वगैरह रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वहां पे ये हमें प्रोटेक्शन देता है। बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो वहां पे आके वहां पे अटैच नहीं हो सकते, और अगर अटैच होते तो वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, अपोज करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि द ओरल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन में हार्म देयर होस्ट सिंस सम ऑफ दीस बैक्टीरिया आर पैथोजन और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अब हमारे मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो माइक्रोबियल फ्लोराज है ना, वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस भी है। अगर उन्हें थोड़ा सा मौका मिल गया ना तो वो डिजीज भी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जब कोई न्यूट्रिशनल चेंजेस आती है या कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आती है तो उसकी वजह से जो है भी हमारा कुछ हमारी जो ओरल के नॉर्मल फ्लोरा है वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन जाती है और वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब एस्टिमेशन क्या है कि कहाँ पे कितने माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्किन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो 10 टू द पावर 12 बैक्टीरिया जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, 10 टू द पावर 12, ठीक है। माउथ के अंदर कितने प्रेजेंट है, 10 टू द पावर 10 जो है वो माउथ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और 10 टू द पावर 14 जो है वो जीआई ट्रैक के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सामने ये पिक्चर देखो आप, सामने पिक्चर में शो भी किया गया है, ठीक है, कि हेड रीजन में कितने हैं, ठीक है, इसके अलावा आईज रीजन में कितनी है, ठीक है, माउथ ओरल कैविटी के रीजन में कितनी है, ठीक है, चेस्ट पे कितनी है, फिर गट्स के अंदर, वो सारी चीजें एक पिक्चर के अंदर भी वो सारी चीजें इनलिस्टेड है, वो शो होगी, ठीक है। लेकिन जो मेन है वो, ठीक है। अब स्किन के ऊपर कौन कौन से ऐसे साइट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट साइट स्किन के ऊपर कौन से जहां पे सबसे ज्यादा माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट है। तो एक्सिला के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रोइन एरिया में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, और टोस के दरमियान जो एरियाज है, ठीक है, या फिंगर्स के दरमियान जो एरियाज है ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मोस्टली ये जगह जो है माइक्रोबियल फ्लोरा की वजह से इनका कलर भी थोड़ा सा कभी कभार जो थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है, बाकी बॉडी के हिसाब से, बाकी स्किन के हिसाब से। The majority of skin microorganisms are found in the most superficial layer of the epidermis in the upper part of the hair follicle, ठीक है। मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्किन के ऊपर, ये सुपरफिशियली एपिडर्मस के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ जो हेयर फॉलिकल्स है ना, हेयर फॉलिकल्स के अपर पार्ट के अंदर जो है, अपर पार्ट के ऊपर जो है ये पाई जाती है, ठीक है। अब स्किन की मोस्ट इंपोर्टेंट जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस है, माइक्रोकोकस स्पीशीज है, क्राइनोबैक्टीरिया स्पीशीज है, ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम स्टिग्मेटस है, ठीक है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कंजक्टिवा के कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये भी कल हमने डिस्कस किए थे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस है, क्राइनोबैक्टीरियम स्पीशीज है, प्रोपियोनियो बैक्टीरियो मैक्निस है, ठीक है, इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई, ये नेसेरिया स्पीशीज है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ये कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो, अच्छा, अब कंजक्टिवा के ऊपर ऑर्गेनिज्म जो है वो कम मिकदार में पाई जाती है। अब क्यों कम मिकदार में, क्योंकि यहाँ पे एक तो कंजक्टिवा ऐसा एरिया है, ठीक है, ऐसी जगह है जहाँ पे मॉइस्चराइजिंग ज्यादा है, ठीक है, जो मॉइस्ट एरिया है। दूसरी बात ये है कि ब्लिंकिंग जब होती है ना, आई जब ब्लिंक करती है, ठीक है, तो ब्लिंकिंग के दौरान जो है वो मैकेनिकली जो है वो बैक्टीरिया जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। मैकेनिकली क्यों रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि कंजक्टिवा का और जो अपर ये लेयर है ना मसल्स का, ये आपस में जो है वो फ्रिक्शन होती है इनके दरमियान में, ठीक है, और उस मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से जो है वो बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, ठीक है।
अब थर्ड मेन रीजन क्या है? थर्ड मेन रीजन ये कि जो लेक्रिमल सिक्रीशन है ना, हमारी जो लेक्रिमल डक्ट्स है, ठीक है, लेक्रिमल सिक्रीशन टीयर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, आंसू जो आ रहे हैं, आंसू की वजह से जो है इन आंसू के अंदर या लेक्रिमल सिक्रीशन के अंदर जो है लाइसोसोम्स होते हैं, और अब लाइसोसोम्स की वजह से जो है वो सिक्रीशन जो है वो बाहर निकलती है। सिक्रीशंस बाहर निकलते हैं और सिक्रीशंस के साथ साथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसी ऑर्गेनिजम्स है जो कंजक्टिवा के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है? तो उन ऑर्गेनिजम्स में जो है वो नसीरिया गोनोरिया है, ठीक है, यहाँ पे जी जो है वो मिसिंग है, नसीरिया गोनोरिया है, ठीक है, और क्लेमेडिया ट्रोकोमेटिस है, ठीक है। तो क्लेमेडिया और नसीरिया गोनोरिया जो है ये कंजक्टिवा के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ओके, अब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सबसे पहले हम एनाटॉमी देखते हैं, ठीक है। एनाटॉमी आप लोगों ने पढ़ी होगी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम मेनली जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे को हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व है? उसके अंदर हमारी साइनसेस आती हैं, उसके अंदर हमारा नेजोपेरिंग्स है, पेरिंग्स है, ओरल कैविटी है, और लेरिंग्स है। लेरिंग्स वाइज बॉक्स तक ये क्या है? ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो मेन जो 3 पार्ट्स है वो क्या है? वो ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स है, ठीक है। तो ये क्या है? ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है। अब लोअर रिस्पिरेटरी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले हम नॉस्ट्रल्स की बात करते हैं, नेयर्स की बात करते हैं। तो नेयर्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस है, कुराइनोबैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, नसीरिया स्पीशीज है, हेमोफिलस स्पीशीज है, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी स्पीशीज? ये 6 ऑर्गेनिज्म जो है वो मेनली नॉस्ट्रल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हैं अभी भी, ये मेरे ख्याल में लेक्चर नहीं ले रही है क्या? कि सबके मैसेजेस उधर आ रही है? ठीक है। उसके बाद हम नेजोपेरिंग्स की तरफ जाते हैं। तो नेजोपेरिंग्स के अंदर नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, नसीरिया स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड नसीरिया मेनिंजाइटिस जो है ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो नेजो स्पेसिफिकली नेजोपेरिंग्स के अंदर जो है ये पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हैं। तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रेकिया, ब्रोंकाई और पल्मोनरी टिश्यू जो है ये अमूमन जो है ये स्टेराइल होते हैं, ये स्टर्ल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं पाई जाती। अब वजूहात क्या है? मेन रीजंस क्या है? इनकी स्टेरिलिटी का मेन जो रीजन है वो क्या है? ये एक तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, इनका जो एपिथेलियल लेयर है ना उसके ऊपर सीलिया मौजूद है, वो सीलिया जो है वो प्रोपिगेशन करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उनको प्रोपेल करके बाहर निकालती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो है वो म्यूकस ब्लैंकेट है, ठीक है। इस ट्रैक के अंदर, इस लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है म्यूकस ने एक ब्लैंकेट बनाया हुआ है। म्यूकस ने एक ऐसा लेयर बनाया जिस तरह एक ब्लैंकेट होती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो इंट्रैप होते हैं, ठीक है, उसको पकड़ते हैं और उस सिक्रीशंस के अंदर ये सलाहियत है कि उन ऑर्गेनिजम्स को वो पकड़ के किल कर दी, ठीक है। क्योंकि जो सिक्रीशंस होती है ना ये हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ही आती है, ये हमारी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आती है। हमने ये कल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा था कि ये फर्स्ट लेयर अब ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स है हमारी, ठीक है। उसके बाद जो अल्व्यूलर मैक्रोपेजेस है, ठीक है, तो उसके इसके अलावा जो है अल्व्यूलाई के अंदर जो कुछ मैक्रोपेजेस होते हैं, ठीक है, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म जा नहीं सकते, वहां पे अगर ऑर्गेनिज्म चली भी जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मैक्रोपेजेस जो है उन्हें किल कर देती है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब अगर ये
स्टेरिलिटी या ये तीन चीजें जो है वो ब्रीच हो जाए, ठीक है, ये हमारी सिक्योरिटी अगर इधर ब्रीच हो गई, हमारी आर्मी जो है वो कमजोर पड़ गई, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो कब होते हैं? अकर व्हेन इंडिविजुअल में बिकम ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बाय पैथोजन डिसेंडिंग फ्रॉम नेजोपेरिंग्स, ठीक है, अगर नेजोपेरिंग्स से ये नेजोपेरिंग्स के ऑर्गेनिज्म जो है वो नीचे की तरफ आ गए, ठीक है, वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाते हैं, तो हमारे लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। और मोस्टली जो बैक्टीरिया लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है, उसमें जो है मेन दो नाम जो है वो सर पे रहते हैं, ठीक है, एक है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन ओरल कैविटी, ठीक है, अब हम ओरल कैविटी की बात करते हैं। तो ओरल कैविटी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा की सबसे को कौन वीक करेगा? मैक्रोपेजेस जो है ना वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? अल्वियोलाई के अंदर, अल्वियोलर मैक्रोपेजेस, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ गए, ट्रेकिया के अंदर आ गए, ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर आ गए, ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ गए, तो वहां पे मैक्रोपेजेस तो नहीं है, वहां पे जो है वो आसानी से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अल्वियोलाई डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब अल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, अल्वियोलाई अगर डैमेज हो गई तो उसके अंदर जो मैक्रोपेजेस है वो भी डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वहां पे जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी वाली रिएक्शन वगैरह भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हेल्थ टिश्यूज जो है वो भी खत्म हो जाते हैं और जो बाहर से ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये लुबाना का क्वेश्चन था कि मैक्रोपेजेस को कौन वीक करेगा, ठीक है, तो उसका आंसर यही है, ठीक है। अब ओरल कैविटी के अंदर जो है वो हम नॉर्मल फ्लोरा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी इकोलॉजी और डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो जब बेबी पैदा हो जाता है, जब बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो पैदाइश के फौरन बाद जो है वो 4 से 12 घंटे तक जो है इसका माउथ जो है वो बिल्कुल स्टर्ल रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर लैक्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर जो न्यू नेट पे है, ठीक है, न्यू नेट जो है न्यू नेट के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरियस आते हैं और स्टेफाइलोकोकाई आते हैं और नसीरिया स्पीशीज आती है, ठीक है। जब बच्चों के दांत निकलना म्यूटेंट और स्ट्रेप्टोकोकस पैरासेंजियस जो है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो जिंजाइवल सर्वाइस एरिया जो है, जो ये गम्स एरिया जो है वहां पे एनरोबिक स्पीशीज और ईस्ट वगैरह जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और प्यूबर्टी पे जो है वो बैक्टीरियोइड्स और स्पाइरोकीट्स जो है वो ओरल कैविटी के अंदर आ जाती है। उसके बाद यूरोजेनिटल ट्रैक की अगर हम बात करें, तो यूरोजेनिटल ट्रैक के अंदर जो अपर यूरोजेनिटल ट्रैक है उसमें किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर, ये तीनों जो है ये मोस्टली स्टराइल होते हैं, ये स्टर्ल होते हैं, ठीक है। मेल इंटीरियर यूरिथ्रा, जो मेल का इंटीरियर यूरिथ्रा है ना, यूरिथ्रा का जो इंटीरियर पार्ट है, जो बाहर पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो सेम एज उसके अंदर जो माइक्रोबियल फ्लोरा है ना वो सेम है, स्किन की जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वहां प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जो एंटेरिक की माइक्रोबियल फ्लोरा है, जो हमारी जीआई ट्रैक की माइक्रोबियल फ्लोरा है, वो वहां भी प्रेजेंट होते हैं, और प्लस एंटेरोकोकस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो वेजाइना जो है वो माइक्रोबायोटा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। बर्थ के दौरान जो है, पैदाइश के दौरान जो है वो उसका पीएच जो है वो बिल्कुल सेम एज मदर होता है, ठीक है, पीएच जो इसका 5 होता है। न्यूनेट के अंदर जो है वो स्किन का पीएच, जो स्किन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सेम वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एंटेरिक और स्ट्रेप्टोकोकाई ये जो है तब 7 होता है, ठीक है। प्यूबर्टी पे जो है वो फिर पीएच जो है वो 5 पे आ जाता है, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस और स्किन और इनरोब और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, एक एज के बाद 40-50 के बाद, ठीक है। तो तब जो है वो जो प्री प्यूबर्टी का जो फ्लोरा है, जो प्यूबर्टी से पहले जो नॉर्मल फ्लोरा था वही सेम नॉर्मल फ्लोरा जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब ईयर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर कौन कौन सी नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो पाई जाती है? तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर जो है वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, ठीक है।
स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है, और क्राइनोबैक्टीरियम स्पीशीज जो है ये पाई जाती है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा कौन कौन से है? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस है, एंटेरोकोकस फिसालिस है, ठीक है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है, ये इपा नहीं है, ये अल्फा है, ठीक है, ए जो है इसमें मिसिंग है। ये अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है, कुछ एंटेरिक बैक्टीरिया इकोलाई और प्रोटियस भी पाई जाती है, क्राइनोबैक्टीरियम स्पीशीज, एसिनिटोबैक्टर स्पीशीज, ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्पीशीज, कैंडिडा स्पीशीज और माइकोबैक्टीरियम स्टिग्मेटिस जो है ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। वजाइना के अंदर जो क्राइनोबैक्टीरियम स्पीशीज, स्टेफाइलोकोकाई, नॉन फाइलोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एस्चेरिचिया कोलाई, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, प्लेबोबैक्टीरियम स्पीशीज, क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज, विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई एंड अदर एंटेरोबैक्टीरिया। और कल मैंने आप लोगों को ये बताया था लेक्चर में कि यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर वजाइना के अंदर जो है वो कौन सी ऐसे बैक्टीरिया है, कौन सी ऐसी स्पीशी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आप लोगों ने मुझे अभी आंसर करना है। वजाइना के अंदर कौन सी बैक्टीरिया जो है वो, कौन सा बैक्टीरिया जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसको मैंने कल हाईलाइट किया था रेड से। ये आप लोगों ने भी बताना है मुझे, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो है वो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इन्फ्लुएंस होता है एज के हिसाब से, डाइट के हिसाब से, कल्चरल कंडीशंस के हिसाब से और एंटीबायोटिक्स की यूज के हिसाब से, ठीक है। अब बर्थ के टाइम पे जो बेबी के अंदर जो उसका इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वो बिल्कुल स्टर्न होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बेबी जो है वो फर्स्ट फीड लेता है तो फर्स्ट फीड के अंदर जो है वो फर्स्ट फीड के अंदर बैक्टीरिया जो है वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है, ठीक है। एंड इनिशियल colonizing बैक्टीरिया वेरी विद द फूड सोर्स ऑफ द इन्फेंट, ठीक है। और ये जो इनिशियल बैक्टीरिया है ना ये वेरी करती है, ये हर बेबी के अंदर सेम बैक्टीरिया नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो बेबी जो है अपना फूड जो है, अपना खुराक जो है वो कहाँ से ले रहा है, ठीक है। ठीक है, मरियम शजर का आंसर, मरियम शजर ने आंसर किया लैक्टोबैसिलस, वेरी गुड, बिल्कुल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो क्या है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है वजाइना के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब बेबी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से लेता है? स्किन की जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो विजाइनल बर्थ केनाल से और एनवायरमेंटल सोर्सेज से लेता है। ओरोनेसोफेरेंजियल कैविटी के अंदर जो है वो डाइटरी सोर्स से, ठीक है, या स्किन से माइग्रेट करती है या एनवायरमेंटल सोर्स से लेते हैं। जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो है एनवायरमेंटल सोर्स से या जो है डाइटरी सोर्स से लेते हैं। यूरोजेनिटल के अंदर जितनी भी है ये स्किन से माइग्रेट होती है या विजाइनल बर्थ केनाल से और एनवायरमेंटल सोर्सेज से जो है ये बैक्टीरिया ले लेता है, ठीक है। अब जो जीआई ट्रैक्ट की नॉर्मल फ्लोरा है, ब्रेस्ट फीड बच्चे के अंदर जो है ये सारी नॉर्मल फ्लोरा होंगी, ये कल हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है, कि बिफिडो बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और जो बोटल फेड इन्फेंट है उनमें बिफिडो बैक्टीरिया जो है वो कम होगा, ठीक है। जैसे ये बेबी जो है वो काउ मिल्क और सॉलिड मिल्क जो है, हम सेमी सॉलिड मिल्क जो है या सेमी सॉलिड फूड जो है हम इसे देना शुरू कर देते हैं तो बिफिडो बैक्टीरिया जो है वो प्रोग्रेसिवली ज्वाइन करता है, ठीक है। किन किन ऑर्गेनिजम्स के साथ? एंटेरिक्स के साथ, ठीक है, बैक्टीरियाइड्स के साथ, एंटेरोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई और क्लास्ट्रोडिया के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो इन द अपर जीआईटी ऑफ एडल्ट ह्यूमन मेनली एसिड टॉलरेंट, ये कल हमने पढ़ा था कि अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है मोस्टली एसिड टॉलरेंट लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं या एच पाइलोरी जो है वो कहते हैं, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके अंदर लैक्टोबैसिलाई, एंटेरोकोकस, कोलिफॉर्म्स और बैक्टीरियाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन के ऑर्गेनिज्म है एंटेरोकोकाई, क्लास्ट्रोडिया, लैक्टोबैसिलाई, बैक्टीरियाइड्स, बिफिडोबैक्टीरियम, एस्चेरिचिया कोलाई, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज, प्रोटियस, कैंडिडा एल्बिकेंस एंड माइकोप्लाज्मा स्पीशीज, ये सारे पाई जाते हैं। ये कल हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है वो नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बैक्टीरियल और ह्यूमन
के दरमियान, बैक्टीरिया और इंसान के दरमियान का रिलेशन किस तरह का है। तो 3 तरह की रिलेशन है। एक तो है नॉर्मल फ्लोरा जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है और हमें फायदा देता है। दूसरा है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ये इसे अगर मौका मिल जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और तीसरी बात क्या है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया और इंसान के दरमियान 3 तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, या तो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरिक रिलेशनशिप होगा, या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वाला रिलेशनशिप होगा, और या पैथोजेनिक इन्फेक्टिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा की रिस्क क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा अगर इसे मौका मिल जाए अपॉर्चुनिस्टिक, अगर ये अपॉर्चुनिस्टिक हो जाए तो ये किन किन चीजों के या कौन कौन से इन्फेक्शन करा सकती है, डेंटल प्लेग करा सकती है, डेंटल कैरीज करा सकती है, ठीक है। पेरियोडोंटल डिजीज जो है इससे हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, ठीक है। और बंदा जो है वो ओबीज हो सकता है। अपॉर्चुनिस्टिक फ्लोरा जो है वो मोस्ट कौन कौन सी है, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ नॉर्मल फ्लोरा जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हो जाती है, ठीक है। इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन से, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। देखो निम्रा का क्वेश्चन है कि सर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्पीशीज। बिल्कुल ये डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोगों को दो स्पीशीज का पता होना चाहिए। मोस्टली जो है 3 तक जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए कि स्किन के जो मेन जो स्किन की कौन सी है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, ठीक है। इस तरह, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन के जो है ना स्किन के आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह फिर इंटेस्टाइन के अंदर है इकोलाई और प्रोटियस है, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो स्टमक के अंदर है। इसी तरह जो मेन है ना, आप लोगों ने सिर्फ वो याद रखनी है। वाकई में ये बहुत मुश्किल है कि सारी स्पीशीज के नाम जो है वो हम एट अ टाइम जो वो याद कर ले, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो मेन स्पीशीज है ना उनको याद रखनी है, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीशीज है, दो तीन तीन के नाम जो है वो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस जो है, या ये अपॉर्चुनिस्टिक नॉर्मल फ्लोरा जो है, ये डिजीज कब कॉज करते हैं, जब ये म्यूकोजल बैरियर को, स्किन बैरियर को ब्रीच करते हैं। अब स्किन और म्यूकोजल बैरियर ब्रीच कैसे होता है, ये ब्रीच ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रॉमा हो गया, सर्जरी कर दी, ठीक है, या बर्न हो गया, ठीक है, तो उसमें वो लेयर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, कट वगैरह लग जाएगा, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर चले जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है ये एक साइड पे जो है ये कॉमन सेल हो, ठीक है, ये एक साइड पे आपको फायदा दे रहा हो, लेकिन किसी और साइड पे ये जाके ये आपको डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। अब अपॉर्चुनिस्टिक फ्लोरा जो है, अगर ये कॉमन सेल्स और ये मोस्टली ये कॉमन सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें एक टाइम पे फायदा देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये अपना साइट वगैरह चेंज कर लेते हैं, सर जी हमें कैसे पता चले कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। जो पहले नाम लिखे होते हैं ना, मोस्टली वही इंपॉर्टेंट स्पीशीज होते हैं, ठीक है। जिनके स्टार्ट में नाम लिखे होते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वक्त के साथ साथ जो डिजीजेस वगैरह आगे हम पढ़ेंगे ना, उनमें आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है और ये क्या क्या करती है, ठीक है। तो मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म जो है ये हमें रिस्क पे डाल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से जो गट के अंदर बैक्टीरिया है ना, उनके तादाद में जो है वो कमी आती है, ठीक है। ड्यूरिंग रीपॉपुलेशन फास्ट ग्रोइंग एरोबिक एंटेरोबैक्टीरिया ओवर स्लोवर replicating anaerobes increase probability of gram negative bacteremia, ठीक है। अब जो फास्ट ग्रोविंग एरोबिक एंटेरोबैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कभी कभार जो है वो जो स्लो रेप्लिकेटिंग एनरोब्स है ना, उनके ऊपर जो है ये क्या कर देती है, वहां पे जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर सकती है। फॉर एग्जांपल जब हमने एक दफा क्या किया, एक दफा जो है वो हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज किए, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के दौरान यूज करने से जो है वो माइक्रोबियल फ्लोरा की तादाद में कमी आ गई, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसकी रिपॉपुलेशन होती है, ये दोबारा से जो है वो अपना तादाद जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो क्या कर देती है, एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो जो स्लोविंग रिप्लिकेटिंग एनरोब्स होते हैं ना, उनके ऊपर आ जाती है,
ठीक है, ये ओवर इनकी रिपॉपुलेशन हो जाती है, स्लो एनरोब्स जो है वो खत्म हो जाते हैं और फास्ट एरोब्स जो है वो वहां पे आ जाती है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव जो है और ये ग्राम नेगेटिव एनरोब्स जो है वहां पे बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, ठीक है, ये ब्लड के अंदर जो ये बैक्टीरिया आपकी बैक्टीरिया कॉज करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्रॉस रिएक्टिव रिस्पॉन्स भी दे सकता है होस्ट टिश्यूज को, ठीक है, और इस वजह से जो है इन्फ्लेमेशन और साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। जीआई ट्रैक के जो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन से है? जो जीआई ट्रैक के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म में जब भी हम एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज करते हैं तो एंटीबायोटिक्स की ओवर यूज की वजह से जो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया और सी डिफिसिल एसोसिएटेड डायरिया भी हमें होता है, ठीक है, सोडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है और टॉक्सिक कोलोन जो है ये डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से नॉर्मल फ्लोराज हैं जो कि हमें रिस्क पे डाल सकती है और जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, और उनकी रिस्क और अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी की वजह से हमें कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ब्रेन के अंदर, स्किन के ऊपर, ठीक है, लंग्स के अंदर, जीआई के अंदर, जीआई ट्रैक के अंदर एब्सिस हो सकता है, डेंटल कैरीज है, फिर पेरिडोंटल डिजीज है, ठीक है, पेरेंजाइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, निमोनिया कॉज कर सकती है, ठीक है, जीआई गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, ठीक है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक मेन टॉपिक की तरफ आए, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। आप लोगों ने सुना होगा शायद प्रोबायोटिक्स, मैं भी प्रीबायोटिक्स ना सुना हो लेकिन प्रोबायोटिक्स आप लोगों ने सुना होगा। Probiotics are live microorganisms promoted with claim that they provide health benefit when consumed, generally by improving or restoring the gut flora. Probiotics are considered generally safe to consume but may cause bacteria host interaction and unwanted side effect in rare cases. प्रोबायोटिक्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनके बारे में ये माना जाता है ऑर्गेनिज्म जब हम कंज्यूम करते हैं तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारे जो गट के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है उनको रिस्टोर और इम्प्रूव करता है, और प्रोबायोटिक्स जो वो जनरली बिल्कुल सेफ होते हैं और सेफली हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत कम कंडीशन, बहुत रेयर केसेस में जो है ये बैक्टीरिया होस्ट इंट्रैक्शन होता है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये बहुत रेयर है। लेकिन मोस्टली जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये वो लाइव ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लेके ये हमें फायदा देता है। दूसरी बात है या दूसरा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो प्रीबायोटिक्स है। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स है ये डाइटरी फाइबर्स है, और ये क्या करती है, ये डाइटरी फाइबर जब हम लेते हैं ना तो ये डाइटरी फाइबर हमें फायदा नहीं देता। ये डाइटरी फाइबर जो है ये जो हमारी बैक्टीरिया, जो हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया है ना उनको फीड करती है, ये उनके लिए फीड है, ये उनका खुराक है। जो गट के अंदर हमारा माइक्रोबियल फ्लोरा है ना उनका जो डाइटरी फाइबर है वो क्या है, वो प्रीबायोटिक्स है, ठीक है, और ये गट के बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसीलिए और इसी वजह से जो हमारा जीआई सिस्टम है वो हेल्थियर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही, कौन सी नेक्स्ट स्लाइड? शो हो रही है स्लाइड्स? ठीक है, ठीक है, जब शो है बस यही लास्ट स्लाइड है, ठीक है, ठीक है, गुड। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के दरमियान क्या फर्क है? प्रोबायोटिक्स जो है ये लाइव ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जिनको हम लेते हैं और ये हमें जो है वो फायदा और बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। और प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स जो है ये डाइटरी फाइबर्स है, ठीक है, जो कि हमारी
गट के अंदर बैक्टीरिया को जो है वो फीड देता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। पोस्ट और प्रीबायोटिक्स नहीं, ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स है, ठीक है। बाकी बच्चों को शो हो रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, प्रीबायो नॉर्मल फ्लोरा के ऊपर। इसमें किसी को कोई ऐसी चीज जिसकी समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो, या कोई मुश्किल आ रही हो तो आप लोग पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं आप। नहीं नहीं नहीं, प्रीबायोटिक्स बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। प्रीबायोटिक्स जो है वो असल में हमें फायदा नहीं देता, वो हमारे लिए नहीं है। देखो, दोनों हमारे लिए जो है वो फायदेमंद है, लेकिन एक डायरेक्टली फायदेमंद है और इनडायरेक्टली है। जो प्रोबायोटिक्स है वो क्या करती है, वो जब हम लेते हैं तो हमारी बैक्टीरिया और नॉर्मल फ्लोरा को रीस्टोर कर देती है, तो ये हमारे लिए इस तरह फायदेमंद है। और जो प्रीबायोटिक्स है, प्रीबायोटिक्स जो है ये क्या करती है, ये हमें डायरेक्टली फायदा नहीं देती, लेकिन जाके हमारा जो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा है ना, उनको क्या करती है, उनको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, और उसकी वजह से जो है ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वहां का वो डेवलप हो जाता है, और हमारा जीआई सिस्टम जो है वो मोर डेवलप होता है, ठीक है। अंबर का क्वेश्चन है कि लैक्टोबैसिलाई जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है ना, इसका काम क्या है, इसका काम है एसिड प्रोड्यूस करना। तो जो विजाइना का पीएच है ना, एसिडिक पीएच, ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की वजह से है, ठीक है। तो वहां की एसिडिटी की वजह से जो है ये वहां पे क्या करता है, वहां पे जो है ये इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वेजाइना की इम्यूनिटी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोबायोटिक्स बता दूं, प्रोबायोटिक्स जो है ये क्या है, प्रोबायोटिक्स जो है ये वो लाइव ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है ये लाइव बैक्टीरियाज होती है जिनको हम कंज्यूम करते हैं और ये हमें फायदा देता है, ठीक है, इसे प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। सबको समझ आ गई? समझ नहीं आई? आ गई समझ, चलो ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, समझ आ गई और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की समझ आ गई?